तुमने नोटिस किया 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट 65.79% था। मतलब इंडिया जैसे बड़े देश में इतना पार्टिसिपेशन काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी 2019 के 67.4% से थोड़ा कम है। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल और फीमेल टर्नआउट ऑलमोस्ट सेम था। 65.80% मेल्स और 65.78% फीमेल्स। मतलब जेंडर गैप तो लगभग खत्म हो गया है वोटिंग में। बिल्कुल। और असम ने तो सबको बीट कर दिया, 81.56% वोटर टर्नआउट। वहीं बिहार में सिर्फ 56.19%। ये डिस्पैरिटी देखकर लगता है कि रीजनल फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। सही पकड़े। असम में शायद पॉलिटिकल एंगेजमेंट या लोकल इश्यूज ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए लोग एक्टिवली वोट करते हैं। बिहार में माइग्रेशन या पॉलिटिकल डिसएन्चांटमेंट भी एक रीज़न हो सकता है, पर यह भी सोचने वाली बात है कि कैसे हर स्टेट का अपना एक वोटिंग कल्चर है। और दिल्ली की बात करें तो 2025 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने 48 आउट ऑफ 70 सीट्स जीत ली। पिछले कुछ सालों से आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, पर अब मूड बदल गया लगता है। हाँ, दिल्ली का रिजल्ट काफ़ी सरप्राइजिंग था। शायद लोगों को कुछ नया चाहिए था, या फिर बीजेपी की कैंपेनिंग ने लोकल इश्यूज पे फोकस किया। ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस भी लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इलेक्शन सिर्फ एक एस्पेक्ट है। डेमोक्रेसी की हेल्थ सिविल लिबर्टीज पे भी डिपेंड करती है। तुमने देखा पिछले कुछ सालों में प्रेस फ्रीडम और एनजीओज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि मीडिया को प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और एनजीओज को भी एफसीआरए जैसे लॉस के थ्रू फंडिंग रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। इससे सिविल सोसाइटी की इंडिपेंडेंस पे असर पड़ता है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग रहेगी जब मीडिया और एनजीओज फ्रीली काम कर सकें। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी काफी कुछ हो रहा है। आईएमएफ ने 2025-26 के लिए इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 6.6% पर रिवाइज किया है। ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी रिजिलिएंट लग रही है। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ से डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है तो इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, और जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कम हो जाता है। तुमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी थी? इंडिया में रिचेस्ट 1% के पास 58% वेल्थ है और पोअरेस्ट 50% के पास सिर्फ 1%। ये डिस्पैरिटी डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस हो सकती है। सही कहा। जब कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता है। इसलिए इंक्लूसिव पॉलिसीज और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स ज़रूरी हैं। वैसे टेक्नोलॉजी भी डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प कर सकती है, जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग या वीवीपीएटी सिस्टम। इससे वोट्स का ऑडिट पॉसिबल हो जाता है। हाँ, और आंध्र प्रदेश का रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी भी एक एग्जाम्पल है, जहां रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग से इलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव किया गया है। लेकिन डेटा प्राइवेसी और डिजिटल लिटरेसी भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का रोल भी इग्नोर नहीं कर सकते। 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी का नमो ऐप या कांग्रेस का शक्ति ऐप, सब पार्टीज ने डिजिटल आउटरीच पे फोकस किया, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग सेल्स बनाए हैं, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। मिस इन्फॉर्मेशन रोकना भी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट भी करना। और पोलराइजेशन भी बढ़ गया है। एल्गोरिदम्स ऐसे कंटेंट प्रमोट करते हैं जो लोगों को इमोशनली ट्रिगर करें, जिससे एको चेम्बर्स बनते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि यूथ एंगेजमेंट भी सोशल मीडिया से बड़ा है। यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम और यंगिस्तान फाउंडेशन जैसे इनिशिएटिव्स यूथ को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिर भी एक सर्वे के मुताबिक 29% यूथ पॉलिटिक्स से डिसएंगेज्ड हैं और सिर्फ 11% किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। ट्रस्ट डेफिसिट और अनएम्प्लॉयमेंट भी मेजर रीजंस हैं। एजुकेशन सिस्टम में सिविक एजुकेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को यूथ फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन्स भी यूथ को एंगेज करने में हेल्प कर सकते हैं। और रीजनल कल्चरल फैक्टर्स भी टर्नआउट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे तमिलनाडु में लिंग्विस्टिक प्राइड, यूपी बिहार में कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, असम में एथनिक आइडेंटिटी। सब जगह अलग डायनामिक्स है। और विमेन वोटर्स का रोल भी काफ़ी बड़ा हो गया है। 2019 में विमेन वोटर टर्नआउट ने मेन को सरपास किया था, लेकिन अभी भी विमेन के इश्यूज को पॉलिटिकल एजेंडा में प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। अर्बन रूरल डिवाइड भी है। अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट इश्यूज, रूरल एरियाज में कास्ट और लोकल लीडरशिप ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए डोर टू डोर कैनवसिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस रिमाइंडर्स जैसी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव रही हैं। स्टडीज के मुताबिक पर्सनल इंटरैक्शन से टर्नआउट में 4 से 9 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज हो सकता है। और टारगेटेड आउटरीच, कम्युनिटी इवेंट्स, लैंग्वेज स्पेसिफिक मटेरियल्स, ये भी काफ़ी काम आते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ भी यूथ और अर्बन वोटर्स के लिए इफेक्टिव है।
लेकिन कुछ बैरियर्स भी हैं। स्ट्रिक्ट वोटर आईडी रिक्वायरमेंट्स, पोलिंग स्टेशंस का क्लोजर, ये सब पार्टिसिपेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन उनको लीगल और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एफसीआरए अमेंडमेंट से एनजीओज की फंडिंग रिस्ट्रिक्ट हो गई है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को सिंप्लीफाई करना होगा और गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी डायलॉग को प्रमोट करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए ताकि लोग एनजीओज के काम को समझें और सपोर्ट करें। इंडिया को दूसरे डेमोक्रेसीज से भी सीखना चाहिए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, प्रेस फ्रीडम, इंक्लूसिव ग्रोथ। एमएसएमईज और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि मार्जिनलाइज पॉपुलेशंस को भी इकोनॉमिक रेजिलियंस मिल सके। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को मेरिट बेस्ड बनाना, प्रेस फ्रीडम को इंश्योर करना, ये रिफॉर्म्स डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाएंगे। एट द एंड डेमोक्रेसी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। हर सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी ही डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं। और हर वोट मैटर करता है। डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी। तो दोस्तों, आज हमने डेमोक्रेसी इन इंडिया के हर एंगल को टच किया। वोटर टर्नआउट, सिविल लिबर्टीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, टेक्नोलॉजी, यूथ एंगेजमेंट और रीजनल फैक्टर्स। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और पार्टिसिपेट कीजिए। और याद रखिए, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग रहेगी जब हम सब मिलकर उसे मजबूत बनाएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कीजिए।